नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि भागदौड़ की जिंदगी में जहां चारों तरफ अपराध, अगर बात करें करप्शन, राजनीति, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इंसानी जहनों को कुंद कर देती हैं, रोक देती हैं, और कहीं ना कहीं इंसान ये लगता है कि वो थक गया है और ऐसे में उसको अपने रिलैक्स के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कराने के लिए कुछ साधन ढूंढने पड़ते हैं। खेल उसमें से एक ऐसा साधन है जो कहीं ना कहीं उसको सुकून देता है। और क्रिकेट अगर देखा जाए एक धर्म के तौर पर बनता जा रहा है और क्रिकेट को लेकर एक फैनेटिज्म लगातार बढ़ रहा है। आज यही सच है में हम आपको आपकी जिंदगी की भागदौड़ से, करप्शन से, राफेल से, राहुल से, मोदी से, अमित शाह से, इन सबसे दूर एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां बैट है, बॉल है, दर्शक है, तालियां हैं, सिक्सर हैं, चौके हैं और तमाम तरह के ऐसे कैच हैं जिन्हें देखने का एक रोमांच है। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, यानी अगर आप बात करें लोगों का एक ऐसा जुनून क्रिकेट को देखने को मिल रहा है। आज उसी जुनून का एक सबूत दुबई के अंदर देखने को मिल रहा है और एशिया कप का मुकाबला हो रहा है। बांग्लादेश ने 222 रन यानी 222 का एक ऐसा टारगेट रखा है भारत के सामने, जिसको पार पाने के लिए भारत को कोशिश करनी है और एशिया का चैंपियन बनना है। अभी तक के इस चैंपियनशिप में भारत की परफॉर्मेंस बड़ी एक्सीलेंट रही है और अगर आप बात करें इतिहास की, 1984 से शुरू होने वाले इस एशिया कप के अंदर भारत अभी तक सबसे ज्यादा बार जीत चुका है। 6 बार भारत जीत चुका है। हालांकि श्रीलंका इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन भारत को अपने इस वर्चस्व को बनाए रखना होगा और बांग्लादेश को यह बताना होगा कि भले ही आप कभी हमारा हिस्सा थे लेकिन चैंपियन तो हम ही हैं। आज इस पर हम बात करेंगे और एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, खिलाड़ियों का पैनल जुड़ेगा और आपको एक तरह से जो टेंशन भरी, भागदौड़ भरी जिंदगी से कहीं ना कहीं राहत और निजात देने की कोशिश रहेगी। यही सच है में आज हम इस पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप भी थोड़े वार्म अप हो जाए, खिलाड़ियों की तरह आप भी उस मूड में और मॉड में आ जाए और उसके बाद हम अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। एशिया कप यानी कि एशिया का सबसे बड़ा, इस टूर्नामेंट में यह तय होता है कि एशिया का किंग कौन है, यानी कि एशिया की चैंपियन टीम कौन है। Fans are getting involved as well. Bangladeshi fans. दरअसल इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1984 में हुई। इसका मकसद एशियाई देशों के बीच नजदीकियों को बढ़ाना था। एशिया कप का पहला टूर्नामेंट 34 साल पहले 1984 में शारजाह यूएई में खेला गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला एशिया कप भारत ने ही जीता था। टूर्नामेंट में सिर्फ 3 टीमों ने हिस्सा लिया, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। राउंड रॉबिन नियम के तहत सभी टीमों के आपस में एक एक मुकाबला तय हुआ। भारत ने अपने दोनों मुकाबले जीते और टेबल में टॉप करते हुए पहला एशिया कप जीत लिया। तब से लेकर अब तक भारत सबसे ज्यादा 6 बार एशिया कप विजेता रह चुका है। तो वहीं इसके बाद श्रीलंका 5 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। जबकि पाकिस्तान 2 बार एशिया का चैंपियन बन पाया है। पाकिस्तान कौन कितनी बार चैंपियन? भारत 1984, 1988, 1990 और 91, 1995, 2010 और 2016 में एशिया कप में विजेता रहा। श्रीलंका 1986, 1997, 2004, 2008 और 2014 में चैंपियन बना। पाकिस्तान 2000 और 2012 में एशिया कप अपने देश में ले गया। बात अगर 2018 एशिया कप की करें तो इस बार कुल 6 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल में भारत बांग्लादेश आमने सामने। अब देखना यह होगा इस बार एशिया का चैंपियन कौन बनता है। स्पोर्ट्स डेस्क, JK 24/7 न्यूज। भारत ने आज पहले टॉस जीतकर पहले बल्ले बॉलिंग करने का मौका लिया और बांग्लादेश को मैदान में उतारा।
लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखें बांग्लादेश कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जमकर खेलेगा और उसके खिलाड़ी जो थे, उसके जो बैट्समैन थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेलते रहे और लिंटस ने तो बाकायदा एक तरह से पैर अपने जमा लिए थे और उधर मेहदी हसन भी कहीं ना कहीं जमे रहे और भारतीय बॉलर्स को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलने में देर हुई। एक मौका ऐसा भी आया कि अगर देखें इस पूरे मामले में एक शतकीय पारी ओपनिंग जोड़ी ने खेली और लगभग 120 रन तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश कहीं शायद कोई बड़ा स्कोर ना खड़ा कर दे, लेकिन केदार जाधव जो कि अगर देखें एक जोड़ी ब्रेकर के तौर पर सामने आए और जबकि वो रेगुलर बॉलर नहीं थे, रेगुलर बॉलर कहीं ना कहीं पीछे होते नजर आए और उन्होंने एक बार अपना दोबारा से यह साबित किया कि वो जोड़ी ब्रेकर हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कामयाबी हासिल की। अभी लेटेस्ट अगर स्कोर की बात करें तो 58 रन 2 विकेट पर भारत गंवा चुका है, उसके लिए चैलेंज है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं अपने पैनल से और आपको मिलवा देता हूं, चूंकि आज हमारा आपसे वादा है कि आज आप टेंशन फ्री होकर अपनी उलझनों से दूर, राजनीति से दूर, करप्शन से दूर, तमाम चीजों से दूर होकर आप सिर्फ क्रिकेट देखिए, क्रिकेट को एंजॉय कीजिए अपने ड्राइंग रूम में भी, हमारे साथ भी। और हमारी कोशिश आज एक और रहेगी, हम ये कोशिश करेंगे, हमारे साथ कोचेस जुड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या क्रिकेट में अगर भविष्य देखना है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं, प्रदीप टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, उनसे हम बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो अब उसके अलावा हमारे साथ कुलजीत जम्वाल जी जुड़ेंगे, लेकिन अभी जुड़े नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ जाएंगे। जम्मू स्टूडियो में रहेंगे, कुलजीत जी को भी हम आपसे मिलवाएंगे। राहुल शर्मा रहेंगे, डीपीएस के कोच हैं नोएडा के, और अगर आप राहुल शर्मा के बारे में बताएं, हम आपको आईसीसी लेवल 1 के वो कोच हैं और एक्स वीजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल शर्मा जी आपका। हमारे साथ मौजूद है गोल्डी सहगल जो है क्रिकेट कोच हैं, गोल्डी सहगल का भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं, नेशनल कोच हैं ये एसजीएफआई के विमेन अंडर 19 यूपी के। बहुत बहुत स्वागत है गोल्डी जी। अभिजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, पूरे दिन बल्कि ये कहें जब से ये ट्रॉफी शुरू हुई है, एशिया कप शुरू हुआ, इस बार इन्होंने लगातार नजर बनाई हुई है। जरा सबसे पहले हम चलेंगे अभिजीत के पास। अभिजीत, क्या लेटेस्ट स्कोर है आपके पास और आज के मैच पर आपकी जो नजर रही है अब तक क्या रहा है? 222 का स्कोर किस नजर से आप देखते हैं और कहां कहां आपको लगा, जैसे हमने केदार जाधव की बात करी है, उसने अपना कमाल दिखाया, एक तरीके से जोड़ी को ब्रेक किया, जरा थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आप। जी बिल्कुल, जिस तरह से आज बांग्लादेश ने शुरुआत की थी और रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम का फैसला, रोहित शर्मा का फैसला खराब है और बांग्लादेश की टीम जो है वो बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की वो काबिले तारीफ है, खास करके कुलदीप यादव और उसके बाद जो केदार जाधव है। केदार जाधव को हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है वो किस तरह से गेंदबाजी करते आए हैं। बॉलिंग, जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती है तो रोहित शर्मा केदार जाधव के हाथ में गेंद डाल देते हैं और वो विकेट लेकर ही जाते हैं। लिटन दास ने पारी जरूर खेली लेकिन उनको मेहदी हसन के आउट होने के बाद उनको किसी का साथ नहीं मिला, बांग्लादेश को किसी का साथ नहीं मिला। और एक समय जब ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश 270 का आंकड़ा पार कर लेगी, 300 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन बांग्लादेश सिर्फ 222 रन ही बना सकी। लेटेस्ट स्कोर अभी 61.2 है इंडिया और अभी 223 रन का टारगेट हम पीछा कर रहे हैं। शिखर धवन और रायडू आउट हो गए हैं लेकिन अभी भी रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें हैं और आज भी वो पुराने रंग में ही खेल रहे हैं जिस तरह से एशिया कप में वो खेले। अच्छा, एक बात है अभिजीत, जिस तरीके से हमारे शुरू में चाहे भुवी की बात करें, बुमराह की बात करें, जडेजा की, कुलदीप की बात करें, चहल भी अगर कहीं ना कहीं कहा जाए, दूसरी भाषा में कहा जाए, नाकाम नजर आए, लेकिन केदार जाधव ने बताया अपने कैप्टन का जो भरोसा था उन्होंने एक बार फिर साबित किया और जोड़ी को ब्रेक कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक इनकी छवि बन जाएगी, ये तो जोड़ी ब्रेकर हो गए एक तरीके से? बिल्कुल, केदार जाधव की छवि बनती जा रही है गेंदबाजी की और उन्होंने कहा भी था कि मैं आजकल गेंदबाजी पे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि बल्लेबाजी में उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, हालांकि उन्हें मौका भी कम मिला है लेकिन फिर भी गेंदबाजी उनकी काफी काबिले तारीफ है। लेकिन अभिजीत, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें तो मौके की बात है। अगर बल्लेबाजी में नहीं चले तो आप बॉलिंग में चल जाए, बॉलिंग में चले कोई अच्छा कैच पकड़ ले, वही टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो अगर देखें क्रिकेट के अंदर, मैच के अंदर कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट हो जाए, कहां पर आप एकदम पलटा खा जाएं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भले ही जाधव जो है बैटिंग में ना चल पा रहे हो, लेकिन अगर वो जोड़ी ब्रेकर बनते हैं भारत के लिए, ये तो बड़ी बात है। बड़ा स्कोर अगर रोकते तो ये भी बड़ी बात है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है क्योंकि जाधव जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर है, कोई रेगुलर स्पिनर है नहीं। इसके बावजूद वो अगर आकर विकेट ले रहे हैं, टीम इंडिया को विकेट दिला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। इसके लिए उनको आगे फायदा भी होगा क्योंकि अभी हमें वेस्ट इंडीज से खेलना है, आगे हमारे पास अगले साल विश्व कप भी होने वाला है। तो इस तरह की खोज अभी भारत कर रहा है। हम देख रहे हैं कि
काफी सालों से कपिल देव के जाने के बाद भारत को कोई ऑलराउंडर नहीं मिला है जो कि छठे या सातवें नंबर पर आके गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सके। हार्दिक पांड्या में वो किरण, उम्मीद की किरण जरूर नजर आई, लेकिन हार्दिक पांड्या की भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी कभी फ्लॉप होती है तो कभी गेंदबाजी में वो रन खा जाते हैं। केदार यादव हो। ठीक है अभिजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, मैदान पे आपने बड़े जलवे दिखाए और आपने देखा जाए तो उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा क्रिकेट के मैदान पे गुजार दिया है। आज का मैच कैसे देखते हैं? अभी टारगेट को देखें और 2 विकेट भी गिर गए, ज्यादा स्कोर नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जो दर्शक हैं, पूरे भारत की उम्मीदें वहां पर हैं, दुआएं साथ हैं। कैसे आप देखते हैं? चैलेंज बड़ा है। देखिए, दो विकेट जरूर गिरे हैं जी। बैटिंग लाइनअप लंबी है, मतलब आपको लगता है? जी, लंबी बैटिंग लाइनअप है। मुझे लगता है कि 43-44 ओवर में हमारा मैच खत्म हो जाना चाहिए और रोहित अगर खेलते रहे तो हो सकता है और पहले मैच खत्म हो जाए। लेकिन प्रदीप जी एक चीज मैं देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, होना तो यही चाहिए, हमारी दुआ यही है कि होना यही चाहिए, लेकिन क्रिकेट का रोमांच तो कुछ और कहता है। क्रिकेट का रोमांच अपनी जगह है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूसरी टीम भी जो फाइनल में पहुंची है वो भी मजबूत टीम है जी। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि कंडीशंस क्या है और विकेट पे इस समय कौन टिका हुआ है। देखिए, विकेट पे टिका हुआ है रोहित शर्मा जी, और आने को है अभी धोनी, केदार यादव। ये तो 2 बल्लेबाज ऐसे हैं कि जो ये खुद अपना मैच का रुख पलट सकते हैं। मैंने दीवारें हैं ये तो। जी जी बिल्कुल, ये दीवार भी है और कहीं ना कहीं ये राफेल भी है, पूरी मारक क्षमता के साथ उतरेंगे। बिल्कुल 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 पक्की बात है कि अभी कि हमें ये मैच में अभी कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि क्रिकेट जो है संभावनाओं का, बल्कि जिसे कहना चाहिए बिल्कुल ऐसी गेम है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल शर्मा, डीपीएस के कोच हैं। अभी ये नए बच्चे और नए जो पौधे वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुद भी ये बहुत क्रिकेट खेले हैं और इनका जो अनुभव है वो भी हम साझा करेंगे। लेकिन आज के इस मैच को कैसे देखते हैं? आपके शुरू में बॉलर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो पेनिट्रेशन कर पा रहे हो, लेकिन कुल अगर बात करें केदार जाधव की तो उन्होंने एक तरह जोड़ी ब्रेकर की अपनी जो छवि है उसको बनाने की कोशिश की है। ज्यादा रन नहीं बने, 222, लेकिन शुरुआत में 2 झटके लग चुके हैं भारत को। वो कह रहे हैं प्रदीप जी के बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आगे वाले जो नाम है वो और भी मजबूत हैं। धोनी अपने आप में अगर देखा जाए तो वो उनके कई ऐसे शॉट्स हैं जिसको कहते हैं वो लिफ्टर वाला जो होते हैं, कई ऐसे शॉट्स है। पूरा आप थोड़ा सा बताएं कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि मैच में ऐसा कुछ अभी कुछ है नहीं, बिकॉज विकेट बहुत फ्लैट है और विकेट में कुछ ऐसा है नहीं जिससे इंडिया को ये मैच जीतने के लिए कोई भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अभी इन्फॉर्म बैट्समैन जो है हमारे रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनको मेरे हिसाब से उनके बाद धोनी, क्योंकि वैसे हम यही चाहेंगे कि धोनी की बैटिंग आए ना और रोहित ही इसको मैच को जिता के ले जाएं। और बाकी सवाल रहा आपका कि क्रिकेट तो जैसे आपने बोला कि अनिश्चितताओं का खेल है जी। क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, क्योंकि दोनों बेस्ट टीम है, अपना बेस्ट देंगे, उनके बॉलर्स भी अपना बेस्ट देंगे, हमारे बैट्समैन भी अपना बेस्ट देंगे। तो हम तो आशा यही करते हैं कि मैच रोहित ही जिता के ले जाए और इस बार फिर से एशिया कप जीते। अच्छा, थोड़ा सा रोमांच की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में एक तरफा हो रहा है, हम इधर इधर देख रहे हैं, उधर से भी बॉलिंग हो रही है, उनके हाथ में भी बॉल है। चूंकि बैट और बॉल का बड़ा कांटे की टक्कर है, बॉल ये चाह रही है कि वो विकेट तक पहुंच जाए, बैट ये चाहता है कि वो उसे रोके रखे और उसे बाउंड्री के बाहर भी पहुंचे और कम से कम वो जो दौड़े बनाने को जिसको आप रन कहते हैं वो भी होता रहे। तो क्या उधर के जो बॉलर हैं उनमें कौन ज्यादा खतरनाक है जिसको लेकर भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम चौकस रहना होगा? ठीक है, बेसिकली क्या है कि जैसा कि हमने अभी शुरू में देखा कि उनके ओपनर्स ने जो बैटिंग करी है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी है और हमारे मीडियम पेसर्स खासा कुछ काम कर नहीं पाए इस विकेट पे। तो जाहिर यही है कि भाई उनके स्पिनर्स ही जो थोड़ा बहुत दबाव डाल सकेंगे इंडियन टीम पे। तो मीडियम पेसर का ऐसा कुछ ये विकेट है नहीं और बहुत इजीली कोई इतना कंपटीशन में इसमें कुछ इतना खासा रहा नहीं है जो थोड़ा इंडिया को इसमें परेशानी करेगा। अच्छा, इसमें अगर आज के मैच की अगर आप बात करें, एशिया कप में 21 साल बाद ऐसा हुआ है कि 100 से ज्यादा ओपनिंग रन बनाने वाली कोई पारी उतरी टीम आई है। जिस तरीके से आप बात करें, लगभग काफी साल पहले 1997 में भारत के खिलाफ ही श्रीलंका ने पहले 137 बनाए थे, आज लगभग 144 रन बने। तो एक तरह से रिकॉर्ड्स तो देखिए क्रिकेट में रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे उन्होंने शुरू में अच्छी बैटिंग की, उसके बाद वो ढेर होते चले गए, यानी पिच कहीं ना कहीं टर्न लिया या उनकी बैटिंग लाइनअप कमजोर थी, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या अभी भारत की टीम को बहुत ज्यादा एहतियात से खेलने की जरूरत है या खुल के खेलने की जरूरत है ताकि मैच जल्दी फाइनल हो जाए?
बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि विकेट में ऐसे मीडियम पेसर के लायक विकेट नहीं है, ये स्पिनिंग ट्रैक है और स्पिनर्स नहीं, जैसा कि हमारे कुलदीप यादव ने और जादव ने विकेटें ली हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया अगर कारगर साबित हुए तो उनके स्पिनर्स ही साबित होंगे। और रहा सवाल इस चीज का कि ओपनर्स का, तो मैं आज आंकड़े देख रहा था बांग्लादेश के, तो इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर बांग्लादेश के 20 की औसत रही है ओपनिंग पारी की। तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी है उनके ओपनर ने और एक बहुत अच्छी टैक्टिक्स का यूज किया है उनके कप्तान ने, जो ओपनर चेंज करके उन्होंने इस बार पूरा थ्रू आउट द गेम उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरी रणनीति चेंज कर दी इंडियन टीम की और काफी अच्छा लगा देख के। लेकिन क्रिकेट में फाइनल में जब तक कंपटीशन नहीं दिखेगा तब तक उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, गोल्डी सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये महिलाओं के कोच हैं, हालांकि ये लड़कों को भी कोचिंग देते हैं और खुद भी क्रिकेट खेला है इन्होंने। गोल्डी, जिस तरीके से आप मैच को देख रहे हैं और राहुल शर्मा कह रहे हैं कि बिना मुकाबले के या बिना रोमांच के क्रिकेट का मजा नहीं है, आपको क्या लगता है, एक तरफा मैच हो रहा है या कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुकाबला भी लग रहा है? कहां पे आपको मुकाबला नजर आता है? नहीं, जैसे कि क्रिकेट अनिश्चयता का खेल है, लास्ट बॉल तक जब तक ना हो हम नहीं कह सकते कि कौन जीता कौन हारा। मैच अभी बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं, जैसे कि राहुल शर्मा ने बताया कि स्पिनर जो ट्रैक है ये फास्ट बॉलर इस पे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और जैसे कि जादव ने थ्रू आउट किया है, अच्छी बॉलिंग करी है। ऐसे भी हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई चेंजिंग बॉलर कोई ऐसा आ जाए और स्पिन ट्रैक है, कुछ मूवमेंट, अगर एक जल्दी इस बीच में अगर 1 या 2 विकेट अगर गिर जाते हैं तो मैच का पासा पलटेगा और मैच लास्ट तक चलेगा। ये यानी रोमांच हो सकता है, रोमांच होगा। अभिजीत, आप नजर बनाए हुए हैं, आपसे एक सवाल पूछना है। एक तो लेटेस्ट स्कोर आप बता दें दर्शकों को, हम भी बता रहे हैं, हालांकि हम लगातार स्क्रीन पे भी दे रहे हैं, लेकिन कहां आपको लगता है कि उधर की टीम में जो बॉल है वो कहां से टर्न ले सकती है? कौन सी बॉल में कौन सा बॉलर ऐसा है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये ज्यादा घातक है? घातक नहीं है तो कम से कम चैलेंज तो पेश कर सकता है। आज बांग्लादेश की टीम ने एक इस्लाम करके बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको एक्स्ट्रा आज खिलाया। तो जैसा कि राहुल शर्मा भी बता रहे थे कि स्पिनिंग ट्रैक है और दुबई की जो पिच है, पूरे एशिया कप में हमने देखा है कि जो पिच है वहां पे स्पिन को ज्यादा मदद देती है। हमें ये भी आज उम्मीद थी कि जब उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जब हमारे विकेट मीडियम पेसर नहीं दिला रहे थे, तो स्पिन जब करने आएंगे, जब दोनों की जोड़ी आएगी कुलदीप और चहल की, तो वहां से जरूर मैच टर्न लेगा और ऐसा हुआ भी। जब कुलदीप और चहल आए तब रन भी रुक गए और जब रन रुका तो उन पे प्रेशर बना, उसके बाद उनके विकेट गिरते चले गए। जादव ने विकेट लिए, कुलदीप यादव ने, उसके अलावा कुलदीप यादव ने विकेट लिए। तो यहां पे स्पिन ट्रैक है, उनके पास 2-3 स्पिनर हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास उस क्वालिटी का स्पिनर अभी कोई नहीं है। शाकिबुल एक हसन थे, शाकिबुल हसन काफी पुराने, काफी दिग्गज खिलाड़ी बांग्लादेश के ऑलराउंडर, वो चोट से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा भी उनके पास कोई स्पिनर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ लेते हैं कि जो स्पिन खेलने का हमारा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। हमारे बल्लेबाजों को स्पिन खेलने का मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है ज्यादा डर की जरूरत नहीं, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। एशिया की कोई भी टीम हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, जो भी एशिया की टीम है उनको स्पिन खेलने का अनुभव ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक होते हैं वो स्पिनर को मदद करते हैं। शुरू से ही देखते हैं एशिया की जो पिच होती है वो स्पिनरों को मदद करती है। वहीं आप यूरोप में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो, तो वहां की जो ट्रैक होती है वो फास्ट की ट्रैक होती है, तो वहां के जो बल्लेबाज होते हैं वो उनको स्पिन खेलने में काफी दिक्कत होती है। इंग्लैंड को ही उठा लीजिए, एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी थी स्पिनरों के सामने घुटने टेक देती थी। आज भी वही हाल है उनका, स्पिनर के सामने वो डर डर के खेलते हैं। इंग्लैंड जब इंडिया खेलने आई थी तो उनका वही हाल होता था, 200 भी चेज नहीं कर पाते थे। तो जो इंडिया हो या फिर बांग्लादेश हो, यहाँ के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर को ज्यादा खेलते हैं। भारत में स्पिनर भी बहुत उच्च क्वालिटी के हैं, तो इनको आदत ज्यादा हो जाती है स्पिनरों को खेलने की, तो उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन जहां पे ट्रैक स्पिनरों को मदद कर रहा हो तो फिर आपको लाख खेलना है स्पिनरों को, आप वहां पे बच नहीं सकते। स्पिनर आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पिच से मदद मिलती है और जब गेंद टर्न होती है तो फिर कोई भी बल्लेबाज वहां पे मुश्किल में आ ही जाता है। अच्छा, लेटेस्ट स्कोर अभी जो मुझे पता लग रहा है, लेटेस्ट कुछ शायद हो सकता है डिफर भी हो, 79 for 2 है और 14.2 जो ओवर हो चुके हैं, 14 मतलब 15वां ओवर चल रहा है। हम दर्शकों को अपडेट करें, हालांकि दर्शक हमसे ज्यादा हो सकता है अपडेट हो, क्योंकि वो सीधा दिख रहे हैं, लेकिन हम अपने पास जो आ रही है। प्रदीप टंडन जी, क्रिकेट बहुत बदल गया है। एक जमाना था कि पहले एक क्वालिटी के हिसाब से मैच होता था कि एक बॉलर है तो वो बॉलर ही है। चंद्रशेखर भी कभी बॉलर होते थे, वो कभी रन नहीं बनाते थे। थोड़ा सा आप याद करें, उनकी गुगली जो एक कॉन्सेप्ट था, गुगली का लाने वाले शायद वो ही बताए जाते हैं। उसके अलावा फिर कोई बैट्समैन होता था, वो बैट्समैन ही होता था। कुछ ऐसे प्लेयर भी होते थे जो फील्ड में
जरा दौड़ते कम थे, उनकी फील्डिंग भी कमजोर होती थी, लेकिन बावजूद उनकी एक अपनी क्वालिटी होती थी, या तो बहुत अच्छे बॉलर होते थे और बहुत अच्छे बैट्समैन होते थे। आज क्रिकेट बदल गया है, वर्सेटाइल हो गया। आपको बहुत अच्छा बैट्समैन भी होना है, बहुत अच्छा बॉलर भी होना है, आपको बहुत अच्छी फील्डिंग भी करनी है, और पूरा जिसे कहिए नेक टू नेक, जिसे कहना चाहिए जान अड़ा के हो गया। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, 2020 तक पहुंच चुके हैं आप। यानी अगर देखें तो आज अगर आप देखें वो सारी जो विधाएं हैं क्रिकेट की, वो बहुत कम दिन, एक ही दिन में देखने को मिलती है। पहले 5 दिन मैच होते थे। आज के मैच में जो अगर देखा जाए, भारत की टीम कितना बैलेंस करके उतरी है। अगर देखें चैंपियन के तौर पर उतरी है, चैंपियन ही नजर आ रही है, ज्यादातर मैच उसने जीते हैं। बांग्लादेश से मुकाबला, आपने कहा कि बहुत जल्दी हम पहले ही उसको एक तरह से जीत लेंगे, इसको पूरे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही है कि क्रिकेट बहुत बदल चुका है, और सबसे ज्यादा जो बदलाव हुआ है वो हुआ है फील्डिंग में। जो हमारी फील्डिंग है, इंडिया की फील्डिंग, वो भी ट्रेमेंडस रूप से बदली है। बिल्कुल। अभी आज ही आप देखिए कि रविंद्र जडेजा ने जो रन आउट किया है, वो आज से 20 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कभी रन आउट हो सकता है। जी, तो जहां तक आज की मैच की स्ट्रेंथ का जो सवाल है, अभी बात हो रही थी कि स्पिनर्स की जी, लेकिन मैं सहमत हूं अभिजीत से कि इतना क्वालिटी स्पिनर उनकी टीम में कोई भी नहीं है जी, जो हमारे क्वालिटी बैट्समैन को परेशान कर सके। मेहंदी को ले, मेहंदी को नई गेंद दी गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी राइट एरियाज में गेंद नहीं करी जी। पहली गेंद पे ही उनके 4 मार दिए थे जी शिखर धवन ने, और वो लगातार रूम देते रहे और बैट्समैन उनको आराम से खेलते रहे जी। रोहित को वो पैरों पे खिला रहे थे, फील्ड उन्होंने लगा नहीं रखी थी स्क्वायर लेग की। रोहित को पूरा मौका था कि स्क्वायर लेग पे 4 रन मारता रहा रोहित। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, जिस तरीके का क्रिकेट होता है, कई बार देखते हैं ना कि जैसा बॉलर अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ रखता है, उस हिसाब से फील्डिंग भी लगाता है। तो आपको लगता है वो कोऑर्डिनेशन की कमी बांग्लादेश के बॉलर्स के साथ आपको नजर आई? जी बिल्कुल। एक्चुअली इसमें गलती बॉलर की ही है, क्योंकि उन ओवरों में आप पावर प्ले में केवल 2 फील्डर बाहर ले सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन के बॉडी के पास में गेंद करनी है जी, उसको रूम नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है। वो लगातार छोटी गेंद फेंक के रूम दे रहे थे उन्हें, और जबकि आप फील्डर वहां ले नहीं सकते। अब बैटिंग में आपको कहां खामी लगी बांग्लादेश की, जिस तरह से हम बात करें, हालांकि दर्शकों ने देखा होगा, लेकिन आपके एक्सपर्ट के तौर पर कहां पर लगा भारतीय बॉलर ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे थे, या उनकी बैटिंग लाइनअप कमजोर थी? क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा नहीं है अगर देखें चैंपियन के हिसाब से। अभी तक हम ये देखते आए हैं कि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग था। पूरे टूर्नामेंट में उनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है जी, लेकिन आज उस एप्लीकेशन की कमी आई। वो बैट्समैन अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे थे। जो स्टार्ट उनके ओपनर्स देके गए, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उसका फायदा नहीं ले पाए, और उन्हें 140 के बाद ये लगने लगा कि हम 350 या 325 रन बनाएंगे। हर बैट्समैन आके उसी हिसाब से खेलने लगा 300, जबकि होता यह है कि 5-5, 10-10 ओवर का क्रिकेट खेलते हुए चलते हैं जी। अगले 5 ओवर की ये रणनीति है, उसके बाद 5 ओवर की ये रणनीति है, और मैच को उस हिसाब से बदलते चले जाते हैं। लेकिन वहां तो हर बैट्समैन ये सोच के आ रहा था कि 350 बनाने हैं, 350 बनाने। यानी आपको लगता है बुनियाद भले ही अच्छी रखी गई है, लेकिन ऊपर की इमारत जो है बांग्लादेश के बैट्समैन इतनी अच्छी नहीं बना पाए, ऐसा आपका मानना है? जी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बढ़िया नहीं खेल पाए। राहुल शर्मा जी, क्रिकेट बदल गया है बहुत ज्यादा। अब आप कोच हैं, डीपीएस में बच्चों को एक तरह से ये बनाना चाहते हैं कि वो कल के क्रिकेटर बनेंगे। अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कि ओवर्स के हिसाब से आप बांट लेते हैं। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, स्कोर पे हम चलेंगे, सब कुछ भी करेंगे, आज दुबई में भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये चाहते हैं जो आगे आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन है, जो एक फैनेटिज्म है खासतौर से, हर बच्चा ये चाहता है कि वो भी वहां पर पहुंचे। क्या आपको लगता है इससे देखने से तो सीखने को मिलता है? जो एक स्ट्रैटेजी बता रहे थे प्रदीप जी कि 5-5 ओवर का मैच होता है, कैसे आप उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे बच्चों को बताते हैं, और कहां आज के मैच में आपको लगा कि दोनों तरफ से खामियां भी और खूबियां भी? जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप सर ने कि हम जो आजकल जो कोचिंग का एक मैनुअल बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल बच्चे खुद से भी जागरूक हो गए हैं, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं। जैसे ही विराट वाली जनरेशन आई है, बच्चे उनको फॉलो करने लग गए हैं। और जैसे कि सर बता रहे थे कि
5-5 ओवर्स का जो एक चार्ट बना के रखते हैं कोचेस या कैप्टन बेसिकली बैटिंग करते वक्त, वो बहुत ज्यादा इनिशिएट करता है एक बड़े स्कोर को तब्दील करने में एक छोटे स्कोर से। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्कोर्स को नहीं लेके चलेंगे तो आप इंडिविजुअली भी एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे। और अगर आप इंडिविजुअली अपना बड़ा स्कोर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी टीम में भी मर्ज होगा। तो 5-5 ओवर्स को बैट्समैन जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके अपनी इनिंग को बिल्ड करते रहते हैं धीरे धीरे करके। उनको पता होता है, आजकल प्लेयर को काफी नॉलेज है, बहुत जागरूक हो गए हैं लड़के के, उनको किस बॉल पे 6 मारना है, किस बॉल पे सिंगल लेना है। ये चीजें बहुत चेंज हुई हैं मुकाबले पहले के, क्योंकि पहले क्या होता था कि टीम में एक आध कोई हिटर बैट्समैन होता था जिसका काम सिर्फ हिटिंग करना होता था, उसको नहीं पता होता था। लाइक पहले लड़के सहवाग को देख के बैटिंग करते थे, लेकिन वो ये नहीं देखते थे कि सहवाग सिंगल लेने में भी उतने चुस्त है जितना छक्का मारने में चुस्त है। तो आजकल लड़कों के अंदर बहुत जागरूकता आ गई है, बच्चे बहुत ज्यादा फिटनेस पे भी ध्यान देने लग गए हैं, बहुत फोकस्ड हो गए हैं और उनको पता है कि उनके लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और इससे ये दिखता है कि हमारी बेंच से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के जो मैचेस है, जैसे लास्ट मैच में रोहित ने आराम लिया था और जो है बाकी जो हमारे रेस्ट प्लेयर्स खेले थे, तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी काफी साउंड हो गई है इंडिया की। तो जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, आईपीएल का बहुत ज्यादा योगदान है इसके अंदर। जैसे आईपीएल से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, 20 ओवर के अंदर आपको ये पता करना होता है कि आप किस तरीके से अपने टारगेट को सेट करते हो, कौन सी टीम के लिए कितना टारगेट ठीक रहेगा। तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बायोमैकेनिकली भी बहुत चीजें आ गई हैं, प्लेयर्स खुद एनालाइज करने लग गए हैं। तो बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए लड़कों के लिए बहुत अच्छी बात है, यानी दर्शकों के लिए भी रोमांच है 100%। गोल्डी सहगल, अगर देखे जाए तो ये आपने जिस तरह से बताया, एक जमाना था जब हम लोग, हालांकि हम तो कहीं पहुंच ही नहीं पाए, कॉलेज में खेल के और ग्राउंड में खेल के और सिर्फ उम्र ही बर्बाद करी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वो था ना कि या तो छक्का या फिर पवेलियन में धक्का, कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो टाइमिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अब बिल्कुल बदल गया, एक एक बॉल पे आपकी हार जीत का फैसला हो जाता है। आप अगर देखें कोच के तौर पर, जब बच्चे को आप लेते हैं उसको क्या क्या चीजें देखते हैं? कई बार वो एक, हमें याद है हमें लोग कहा करते थे क्रॉस बैट से खेलना गलत होता है, ये तमाम चीजें टेक्निकली कैसे आज की जनरेशन कैसे उसको देखे और क्या उसमें गड़बड़ है? नहीं, सबसे पहले तो क्या है कि बेसिक जो है बच्चों को, जब तक जो भी बच्चा आता है, पहले का एक जमाना था, पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे कि भाई मेरा बेटा टेस्ट प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन आईपीएल की ये शॉर्ट फॉर्म जो क्रिकेट आया है, आज के पेरेंट्स जो बोलते हैं कि मेरा बेटा आईपीएल खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो चेंजेस तो आए हैं। तो ये एक बहुत टेस्ट कैप जो होती थी किसी बच्चे के सिर के ऊपर, वो एक सपना होता था। फ्यूचर में अपना सोचते थे कि हम टेस्ट प्लेयर बनेंगे, टेस्ट कैप लेंगे, रणजी ट्रॉफी का भी सपना होता था। लेकिन आज जो आईपीएल ने ये चेंज कर दी है, इस क्रिकेट की परिभाषा को चेंज कर दिया आईपीएल ने, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट की, और शॉर्ट अभी अंडर सुपर 7 क्रिकेट भी आ चुकी है, स्कूल गेम्स में भी चल रही है, और छोटी क्रिकेट हो गई है। तो ये धीरे 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 इस फॉर्मेट को हम छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें ही रोमांच भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लोगों के पास है नहीं। पहले लोग 5 दिन बैठ के टाइम मैच देखते थे, टेस्ट मैच, फिर वनडे आ गया, वनडे से अब T20 आ गया, T20 से भी अब क्या है कि धीरे धीरे और हो सकता है कि आगे और चेंजेज आ जाए। लेकिन यंग जनरेशन जो है वो अब पैसे की तरफ भाग रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हों, खिलाड़ी हों, सबको लगता है कि मैं आईपीएल खेल लूं, क्योंकि सबको पैसे की दौड़ में शामिल है और हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। चलिए हम अगले राउंड में दूसरे पे चलेंगे, अभी अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, अभी जो आ रहा है 81 for 2 है, 15.5वां ओवर यानी 16वां ओवर खत्म होने वाला है लगभग। ये स्कोर अभी लेटेस्ट आ रहा है, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है हमारे पास। लेकिन आपने जिस तरह से पूरे चैंपियनशिप को देखा, पूरे उसको कवर किया है, एक ऐसा भी मौका आया है कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो कहीं ना कहीं भारी तो नहीं पड़ी, लेकिन वो सामने आके जरूर खड़ी हो गई, आंख से आंख उसने मिलाई। अगर आप बात करें एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसको लेकर बात करें तो एशिया के अंदर क्या बल्कि दुनिया में जो रोमांचकारी मैच होते हैं वो बड़े ज्यादा गिने जाते हैं पाकिस्तान और भारत के। पाकिस्तान बिल्कुल कहीं ना कहीं ढेर होता चला गया और बाहर हो गया, तो वो जो रोमांच था वो कहीं खत्म हो गया। भारत ने भी कई एक्सपेरिमेंट किए, कई लोगों को लिया, कई लोगों को बाहर किया। एक तरह से देखा जाए बांग्लादेश ने भी कई किया। आज आपको क्या लगता है किन किन चेंजेस के साथ आपने जो नोट किया है, किन किन चेंजेस को आपने नोट किया और किन किन चेंजेस का फायदा हुआ? ये हालांकि अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर बात करें तो कितना आपको फायदा होता नजर आया दोनों तरफ से?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लेटेस्ट स्कोर वही जो आपने बताया 81 पे 2 है। हाँ, और 83 हो गया जी बिल्कुल। और रोहित शर्मा अब फिर से पुराने रंग में आ गए हैं। रोहित शर्मा जब 50 पार कर जाते हैं तो बिल्कुल वो आराम से खेलने लगते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा अगर एक बार क्रीज पे जम गए, एक बार उनकी आंखें जम गई तो वो लंबी पारी खेल जाते हैं। और इस एशिया कप की सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने ये देखा कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में विराट कोहली के भी टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर पाई, फील्डिंग, बॉलिंग या बैटिंग। और सिर्फ टीम इंडिया नहीं बल्कि रोहित शर्मा, जिनका फॉर्म पिछले कई महीनों से खराब फॉर्म से वो जूझ रहे थे, वो भी इस टूर्नामेंट में उन्होंने भी रन बनाए। शिखर धवन जो कि इंग्लैंड दौरे पे फ्लॉप थे, उनका भी फॉर्म वापस आ गया। केदार जाधव, आप शुरू में ही हम चर्चा कर रहे थे केदार जाधव पे, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। और जो तीसरा स्पिनर हमें खिलाने की जरूरत पड़ती है तो हमने रविंद्र जडेजा को एक ऑलराउंडर के तौर पर। अच्छा अभिजीत, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। ये जो पूरी टूर्नामेंट हुआ है, आज इसमें थोड़ी देर बाद फैसला भी आ जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ टूर्नामेंट्स में कुछ नई खोज होती है। क्या भारत को कोई ऐसी नई खोज मिलेगी जिसको लेकर कहा जाए कि ये एक नया चेहरा है? क्योंकि अभी तक ये दिख नहीं रहा था, लेकिन अब पॉलिश होकर बाहर आ गया। कोई आपको नजर आता है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कहीं आपको कुछ नया ऐसा लगता है कि हम उसमें क्या गेन करके लाए? जीतना हारना एक अलग है, जीत के तो हम ट्रॉफी लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी खोज भी होगी क्या इसमें जिसको कहा जाए ये खोज है? बिल्कुल, खलील अहमद जिन्होंने गेंदबाजी की है, 2 मैचों में उन्हें मौका मिला है और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है उस युवा गेंदबाज ने, और उनकी जो बॉलिंग है उनकी स्पीड भी सही है और स्विंग काफी अच्छी है उनकी। अफगानिस्तान के खिलाफ जब मैच एक समय ऐसा लग रहा था कि हम हार रहे थे, उन्होंने वहां पे विकेट लिया और मैच को बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए हैं अभी, उन्हें काफी कुछ सीखना है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है दोनों मैच, चाहे वो दोनों मैच जिसमें उन्होंने खेले। अभिजीत, एक बुरी खबर मैं आपको सुनाता हूं। रोहित शर्मा आउट हो गया 48 पे, ये तीसरा विकेट गिर गया। ये एक खराब खबर वहां से दुबई से आ रही है। हालांकि मैच में अभी रोमांच बना हुआ है। हाँ, तीसरा विकेट 83 पे हो चुका है। लेकिन अब आपसे मैं बात करूं, अब बाद में आऊंगा। प्रदीप टंडन जी, खोज की बात हम लोग करते हैं कभी कभी। अभी एक विकेट आउट हो गया है, रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, एक अच्छी खबर नहीं है। हालांकि मैच में अभी हम बने हुए हैं, दीवारें हमारे पास बहुत सारी हैं, दीवारें भी हैं और बड़े मारक क्षमता वाले बल्लेबाज भी हैं, और कहीं भी बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन मैच में चीजें हो रही हैं। प्रदीप जी, चीजें बदल रही हैं, नई चीज आ रही है। आप बैट्समैन भी ढूंढते हैं, बॉलर भी ढूंढते हैं, फील्डर भी ढूंढते हैं। कई बार क्या होता है कि ना वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, ना बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जैसे रिकी पॉन्टिंग को कहते थे और एक और होते थे, वो फील्डर बड़े गजब होते थे। क्या सिर्फ फील्डिंग भी एक ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है कि उसको सेलेक्ट किया जा सके? देखिए, फील्डिंग तो अपने आप केवल फील्डर को किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाता। अच्छा, आजकल जैसे आप खुद कह रहे थे कि आजकल बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए, मतलब तीनों चीजों में। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन बना है, बैट्समैन गुड फील्डर या बॉलर गुड फील्डर, या बैट्समैन पार्ट टाइमर बॉलर, या बॉलर पार्ट टाइम बैट्समैन, आजकल टोटल क्रिकेट का कंसेप्ट है। अच्छा, अभी नया जो ट्रेंड आ रहा है, हम अक्सर सुनते हैं, हमें लगता है तो हम शायद पहले खेल खाल के जो ठीक हो गया, समय अच्छा था, हम खेल लिए, नहीं तो कोई हमें तो मैदान में भी ना घुसने देता हम लोग तो। क्योंकि अब डिटर्मिनेशन है और चीजें, स्टैमिना है, आदमी का पेशेंस है, बहुत चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं आज चैलेंज बढ़ गया है। जैसे जैसे क्रिकेट में रोमांच बढ़ा है, वैसे वैसे प्लेयर के लिए चैलेंज भी बढ़ गया। क्या आपको लगता है कि चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ है गेम का, वैसे वैसे रोमांच बढ़ता गया, लोग आते गए, कंपटीशन बढ़ता गया। और जहां ये पुरानी बात है कि कंपटीशन से किसी भी चीज में निखार आता है, उस कंपटीशन का ही नतीजा है कि हर आदमी एक दूसरे को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है जी। उस बेहतर बनाने की कोशिश के ही ये नतीजे आ रहे हैं कि तू शेर तो मैं सवा शेर जी, मुझे कुछ बेहतर करना है तुझसे। अच्छा प्रदीप जी, जैसे अभी तीसरा विकेट गिर गया है भारत का, 83 का स्कोर है, अभी 223 पे जाना है, काफी स्कोर बचा हुआ है। कौन कौन से ऐसे नाम है जिसको लेकर दर्शक हमारे बेफिक्र बैठे? क्योंकि दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, इधर से रन बढ़ते हैं तो क्लैपिंग भी बढ़ती है, लेकिन जब विकेट गिरती है तो धड़कन बढ़ जाती है, एक असमंजस की सी स्थिति हो जाती है। आप ये बताएं दर्शकों को हमारे कि आप घबराइए नहीं, ये नाम है, धोनी है और लोग, कौन कौन ऐसे हैं जिसको लेकर दर्शक बेफिक्र होके चाय वाय पीते रहे, थोड़ा टेंशन फ्री रहे? क्योंकि आज हमने वादा ये किया है कि आपको टेंशन फ्री करना है, आपको राजनीति में नहीं ले आना, करप्शन में नहीं ले आना,
एंजॉय करना है, तो ये एंजॉय तभी होगा जब हमको लगेगा कि ट्रॉफी हम ला रहे हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताऊं कि रोहित का आउट होना एक बुरी खबर है जी, और रोहित के आउट होने के बाद हमारा थोड़ा सा चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो गए। हालांकि अभी धोनी आए होंगे क्रीज पे, जहां तक मैं समझता हूं जी। उसके बाद केदार यादव है, रवींद्र जडेजा है, बैटिंग तो हमारे पास अभी लंबी है, लेकिन सवाल यह है कि क्रीज पे खड़ा कौन हो पाता है। धोनी से पूरी उम्मीद है, धोनी जो है मैच फिनिशर है और ऐसी परिस्थितियां उन्होंने बहुत देखी है। बड़ा खिलाड़ी है, बड़े ही मैच में परफॉर्म करता है, तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, रोहित का आउट होना एक अच्छी खबर। मैं अभिजीत के पास चलना चाहूंगा। ये जो रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा है, निजामुल हसन ने कैच किया, कॉट बाय निजामुल हसन और बोल्ड बाय रोबेल, कैसे आप देखते हैं, क्या इसका परफॉर्मेंस है? आपने कहा था कि टर्निंग है, स्पिन है, थोड़ा सा, क्योंकि आपकी नजर काफी दिन से इस पे बनी हुई है, मैं तो आज आपके यहां मतलब मजबूरन बैठ रहा हूं, मुझे तो ज्यादा आप ही बताएंगे। बिल्कुल, देखिए रोहित शर्मा, कभी कभी कहा जाता है कि जो आपकी मजबूती है होती है वहीं आपकी कमजोरी बन जाती है, और रोहित शर्मा के साथ अक्सर ऐसा होता है, शॉट, पुल, हुक, यानी ऐसा लगता है कि जो तैराक होते हैं वही डूबते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो शॉट है, शॉट गेंदें जो होती है, उसको रोहित शर्मा, शायद ही भारत का कोई भी बल्लेबाज अभी रोहित शर्मा से अच्छा शॉट गेंद को खेलता होगा। पुल शॉट हो या हुक शॉट, रोहित इतनी आसानी से लगा जाते हैं कि गेंदबाज भी, लेकिन हुक और ये पुल जो होते हैं रिस्की भी तो होते हैं, इसमें वो बाउंड्री पे जो खड़ा हुआ आदमी होता है बड़ा तेज होता है वो तो। बिल्कुल, और यही हुआ, रोहित शर्मा ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, शॉर्ट गेंद थी और कैच हो गए। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से शॉर्ट गेंद को खेलते हैं, आपकी कभी कभी जो मजबूती होती है, आप उस गेंद को रोक नहीं पाते हैं अपने आप को, आप उसको मारने चले ही जाते हैं। बाकी जो गेंदें होती है आप उस पर डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी ये मजबूती वाली गेंद आती है, आप जानते हैं कि इस शॉट को मैं मार लूंगा और सबसे बेहतर तरीके से मारूंगा, वहीं पे कभी कभार ऐसा होता है टॉप एज लग जाता है या फिर सही से आप उसको टाइम नहीं कर पाते हैं। और रोहित शर्मा को हम देखते हैं अक्सर कि ज्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो बैकफुट पे शॉट गेंदों को खेलते हैं, बैकफुट पे पुल शॉट मारते हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे स्पेशल बल्लेबाज हैं जो फ्रंट फुट पे आकर शॉर्ट गेंदों को काफी अच्छी तरीके से हिट करते हैं। और आज भी एक बार फिर से वो रोहित शर्मा शॉर्ट गेंद पर ही आउट हुए हैं। तो कोई बात नहीं, धोनी, जैसा कि प्रदीप टंडन सर ने बताया कि धोनी है सबसे बेहतर फिनिशर है, दुनिया के सबसे बेहतर फिनिशर है, न कि सिर्फ इंडिया के। कई बार उन्होंने इस चीज को झेला है। विश्व कप होगा 2011 का, जब सहवाग सचिन आउट हो गए थे, उसके बाद धोनी आए थे, तो धोनी इस परिस्थिति को झेल सकते हैं, लेकिन धोनी का फॉर्म में ना होना जरूर चिंता का विषय है। आज वो फॉर्म में आ जाएंगे, वो जब जरूरत होती तब वो आ जाते हैं। हम चलते हैं राहुल शर्मा जी के बाद। राहुल शर्मा जी, ये जो बॉल बता रहे थे, मुझे ऐसा याद लगता है जब हम लोग जाते थे तो हमारे यहाँ एक बॉलर था, वो ऐसी बॉल डालता था, हम उसके उसमें ट्रैप में आ जाते थे, और वो अगर जोर से नहीं लगता था या टाइमिंग सही नहीं होती थी, कई बार ऐसा भी लगता था कि जहां बल्ले पे आनी चाहिए वहां नहीं आती थी। तो ये क्या ट्रैप में फंस गए? ये जो जिसे लॉलीपॉप टाइप बॉल भी बोलते हैं कभी कभी आप लोग शायद बोलते हैं। देखिए सर, बेसिकली जैसे कि बताया अभी कि रोहित शर्मा वाकई एक स्पेशल बैट्समैन है। उनके पास बाकी बैट्समैनों के मुकाबले कुछ सेकंड ज्यादा हैं किसी भी शॉट को जज करने में, यानी वैरायटी ज्यादा उनके पास। बिल्कुल 100% मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो पुल शॉट वो मारते हैं, मैक्सिमम बैट्समैन उस पुल शॉट को बैकफुट पे खेलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जैसे मैंने पहले बोला आपको, एक अनिश्चितता का खेल है और कभी भी किसी भी पल ये गेम चेंज हो सकता है, किसी भी बॉल पे चेंज हो सकता है गेम। और एक वही शॉट पे रोहित शर्मा ने उसी बॉल पे सेम डिलीवरी पे लास्ट मैच पे छक्के मारे थे और आज उसी बॉल पे वो आउट हो गए। लेकिन राहुल जी, ये छक्का जो होता है ना, इसमें कभी कभी इंच 2 इंच का भी फर्क रह जाता है, उधर चला जाता है तो छक्का हो जाता है, इधर रह जाता है तो पवेलियन में धक्का हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, वो लालच में फंस गए। और प्लेयर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन अभी हम बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। अभी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास पूरी इंडियन टीम में इस समय जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है वो है महेंद्र सिंह धोनी। इनफैक्ट दोनों की टीम, अगर मैं बात करना चाहूंगा बांग्लादेश की और हिंदुस्तान की टीम मिला के भी अगर एक्सपीरियंस को तोला जाए तो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा एक्सपीरियंस मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जो पूरी चैंपियनशिप हुई उसमें सबको अगर जोड़ा जाए तो धोनी के बराबर नहीं, अगर मैं गलत ना हूं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूं गोल्डी सहगल के बाद। गोल्डी, ये जो एक ट्रैप होता है, ये ट्रैप ही होता है, हर बैट्समैन को मालूम है कि यहां पर ये गड़बड़ हो सकती है। एज ए कोच आप क्या ये बार बार बॉल डलवा के प्रैक्टिस कराते हैं कि इससे दूर रहना है, इसको ऐसे खेलना है? कई बार होता है क्या था कि जो कोच है उसका बड़ा रोल होता है। आपकी जो मैच चल रहा है तो वहां पर जो हो रहा है वो तो दिख रहा है कि कोच ने क्या सिखाया, वहां कोच भी बैठा होगा कि वो देख रहा होगा कि उसका प्लेयर क्या कर रहा है, कहां वो खामी कर रहा है, कहां वो अच्छा कर रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि एक ही बॉल आपको टर्निंग पॉइंट पे ले जाती है?
नहीं, देखिए, जब ग्राउंड के अंदर होता है वो कैप्टन के हाथ में होता है, वो पूरी टीम उस कैप्टन को सपोर्ट करती है। जैसे कि अब केदार यादव जैसे हमारे बॉलर सामने आए हैं, जब भी विकेट नहीं गिर रही थी तो वो टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसे ही हर टीम में एक ना एक बॉलर को यूज करते हैं वो, कि भाई अब कंटिन्यू बैट्समैन जम गया है तो उसको हमका उस कॉन्फिडेंस कैसे लूज करना है। तो कोई ट्रैप करता है, कोई स्पिन करता है, कोई शॉट, कोई वाइड डालता है, उसका ध्यान भंग करने के लिए एक दो ओवर ऐसे जाते हैं जिसमें कि बैट्समैन जो अच्छा बैट्समैन है वो भी फंस जाता है। वो सोचता है लूज बॉल है, लेकिन वो आउट हो जाता है। और इसी को ट्रैप कहते हैं, हनी, जैसे कि एक कहावत चली हनी ट्रैप, उसको फंसाने वाले ही होते हैं कि हमें बैट्समैन को फंसाना है। वो बॉलर और कैप्टन, इसमें फील्डर का बहुत बड़ा रोल होता है कि बॉलर उसकी भाषा को समझे, बॉलर की, कि भाई मैं ये वाली बॉल डालने वाला हूं और आप पीछे चले जाएं, ये आगे चले जाएं। हो सकता है रोहित शर्मा के में भी यही हुआ हो कि रूबल ने फील्डर को पीछे करा हो कि शॉर्ट बॉल में डालूंगा और उसको ये पुल मारेंगे और ये आउट होगा, और वो रूबल के उसमें फंस गए रोहित शर्मा। प्रदीप जी, ये गोल्डी साहब जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉलर का और फील्डर का एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता है, वो हम भी करते थे और हम देखते भी, आज तो ज्यादा हो गया, वो करता रहता है, ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है, पीछे हटो, ये मतलब एक होता है इशारेबाजी जिससे करना चाहिए। तो बैट्समैन भी उसको पढ़ता होगा कि यार ये कैसी फील्डिंग लगा रहा है, तो अगली बॉल कैसी हो सकती है, ये भी एक पॉइंट होता है। क्या आपको लगता है वहां पर ये हाजिर दिमाग में रखना पड़ता है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, आप कभी कभी उसी में फंस जाते हो। यही हुआ, ये ऐसा नहीं कि रोहित ने उसको देखा नहीं हुआ या समझा नहीं हुआ, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ठीक है, और शायद वो उसी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए कि मैं तो उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो ये परेशानी रहती है हमेशा अच्छे बैट्समैन के साथ। प्रदीप जी, अभी दिनेश कार्तिक जो है 17 पे हैं, धोनी आ चुके हैं, 2 रन पे हैं वो, हालांकि बॉल उन्होंने 6 खेल ली है, और स्ट्राइकिंग रेट अगर देखें 33.33 एक तरह से आ रहा है, और दिनेश कार्तिक का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो गजब है, लगभग 60.7 आ रहा है। अभी विकेट कई बच रहे हैं, काफी है, बड़ी लंबी एक बैटिंग लाइनअप है, हालांकि स्कोर भी अभी बच रहा है, लेकिन जैसे जैसे ओवर घट रहे हैं, 18.2 यानी 19वां ओवर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है अब आगे जो रेट है, रन रेट को कैसे मेंटेन करना है, विकेट भी ना गिरे, रन भी बने, कैसे उसको सारा करना होगा? आप अगर देखिए बाहर बैठ के हम जो राय देते हैं वो तो होती है, अंदर जो आदमी काम करता है बीतती उस पर ही है, क्योंकि जो अंदर होता है उसको स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनानी होती है। बाहर बैठे हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आपने जो स्कोर बताया उसके हिसाब से लगभग 180 गेंदें अभी बची हैं जी, और लगभग 140 रन बचे हैं शायद जी। तो एक बॉल पे 1 रन से भी कम बनाना है। ये रन रेट की प्रॉब्लम नहीं है जी, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि विकेट पे स्टे करना है जी। विकेट पे स्टे करने में धोनी माहिर है, धोनी इस कंडीशंस को जानते हैं। इस समय जो स्ट्राइक रेट है 33 का हो चाहे 23 का हो, धोनी आखिरी में इतना बढ़िया फिनिशर है कि अगर 2 ओवर में 25 रन भी बनाने होंगे, 30 रन भी बनाने होंगे, तो हम कम से कम मैं कॉन्फिडेंट हूं कि धोनी बना देंगे। राहुल शर्मा जी, कौन सा वो शॉट है जो धोनी का बड़ा मशहूर बताते हैं, क्या कहते हैं वो, ऐसे घुमा हुआ हेलीकॉप्टर शॉट है, आजकल वो खेलते नहीं है। अच्छा, लेकिन वो खेलने कोई पाबंदी तो है नहीं? नहीं, पाबंदी कोई नहीं है जी। अब उस हिसाब से बॉलर जब बॉल डालेगा तो 100% उस शॉट को जरूर खेलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? हेलीकॉप्टर शॉट। मैं तो पर्सनली उस शॉट का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है, बट महेंद्र सिंह धोनी जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी, तो आपने ऐसी बात कह दी, मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई। आप कोच हैं, आप नहीं कर पाए तो अपने जो चेले हैं, अपने नए खिलाड़ी, उनको कैसे सिखाएंगे? धोनी के लिए कहावत बहुत बनी है और उसके लिए ही बनी है, वो ये है कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो धोनी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। अभिजीत, स्कोर जो है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, 88 है 3 पर और 18.4 यानी 19वां ओवर लगभग फिनिशिंग पे होने वाला, 2 बॉल और बची हैं, और धोनी जो है वो 2 पे हैं, और ये जो दिनेश कार्तिक हैं। पूरे सीन को आप देखें, जो पुराना रिकॉर्ड है इस वाले टूर्नामेंट का, उसमें जो इस तरह की स्थितियां कई बार आई हैं। अब आप अफगानिस्तान का भी आप देख सकते हैं, और एक टीम आई थी नई जो आई थी, हांगकांग शायद था, उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ। क्या लगता है आपको? सारा देखें, खराब भी सोचें, हालांकि हमें अच्छा सोचने ही आता है, अच्छा हम सोचेंगे और शायद अच्छा हम जल्दी कर लेंगे, और उससे पहले ही 10-5 ओवर पहले कर लेंगे, लेकिन चैलेंज को भी कहीं ना कहीं हमको नजर में रखना होगा।
बिल्कुल, कमियों को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। और खासतौर से क्रिकेट में तो जहां अनिश्चितताएं भरी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी कमी भारतीय टीम की ये थी कि मिडिल ऑर्डर जो था उनकी बल्लेबाजी आई ही नहीं थी। और आज हम पूरे टूर्नामेंट में चर्चा कर रहे थे, इसके पहले भी जब प्रदीप टंडन सर होंगे पैनल में तो हम भी डिस्कशन कर रहे थे कि जब ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप होगी, जब ऊपर से रन नहीं बनेगा, तब देखना होगा। लेकिन अभिजीत, आप ये देखिए, पाकिस्तान को तो आपने दूसरों से खेलने का मौका ही नहीं दिया। आपका एक दो खिलाड़ी सारा काम करके चला गया, ऐसा लगा एक दो ही काफी है पूरी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए तो। जी जी, पूरे टूर्नामेंट में ऐसा ही हुआ। रोहित और शिखर ने इतनी अच्छी शुरुआत दी कि तीसरे या चौथे नंबर के बल्लेबाज को आते होते मैच खत्म हो जाता था, दिनेश कार्तिक हो या फिर अंबाती रायडू। यानी आज लग रहा है कि चैंपियनों वाला मैच हो रहा है। बिल्कुल। और जो मिडिल ऑर्डर है उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, तो हमने कहा भी था कि फाइनल में भारत के सामने सिर्फ यही कठिनाई होगी कि अगर जो ओपनिंग जोड़ी है वो फ्लॉप होती है, शुरू के बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं, तब वहां पे मिडिल ऑर्डर किस तरह का परफॉर्म करता है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, केदार जाधव हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, किस तरह से बल्लेबाजी करती है वो देखना है। और वाकई फाइनल में वो दिन आ ही गया, वो समय आ गया जब अब यहां से मिडिल ऑर्डर को मैच जिताना है। ओपनिंग जोड़ी आपकी चली गई है, तीसरे नंबर का बल्लेबाज आपका आउट हो गया है। अब दिनेश कार्तिक हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो, केदार जाधव हो, इन्हीं तीनों चारों पे मैच है। यही 3-4 खींच के मैच को ले जा सकते हैं, खास करके धोनी और दिनेश कार्तिक। अभिजीत, इसमें कुछ चेंज किया था कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ हमने चेंज किया था? किस तरीके से आप देखते हैं, कुछ किसी को बिठाया हो, किसी को अंदर लिया हो? नहीं, जो बल्लेबाजी ऑर्डर हो या फिर बॉलिंग क्रम हो, कि कहीं भी हमने टीम में बदलाव नहीं किया था। जिस खिलाड़ी को हमने आराम दिया था, जिन खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ, उनको फिर से वापस टीम में लाया गया था। उनकी जगह जिनको मौका दिया गया था उनको बाहर रख दिया गया था। चूंकि वो मैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए जैसा कि राहुल शर्मा ने बताया था कि बेंच स्ट्रेंथ को नापा जा रहा था, और बेंच स्ट्रेंथ भी भारत की काफी मजबूत है। कि आप उस मैच में रोमांचक तो हो गया, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ ने जिस तरह से जो हमारी जो बाकी खिलाड़ी हैं, तो एक तरह से भारत के पास आगे आने वाले काफी टूर्नामेंट हैं, विश्व कप हैं या फिर वेस्ट इंडीज हो, तो इस तरह से बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जा रहा है कि आगे जो खिलाड़ी बचे हुए हैं, जो हमारे खिलाड़ी बचे हुए हैं, जो नहीं खेल पा रहे हैं, उन्हें किसी कारण से मौका नहीं मिल रहा है, तो वो जोड़ी कहाँ है, वो जो खिलाड़ी है वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे। कभी किसी को चोट लग जाएगी या कि कोई चोट से गुजर रहा होगा, तो वो खिलाड़ी आजमाए जाते हैं। तो उसी तरह से बेंच स्ट्रेंथ की एक तरह से परीक्षा की गई थी। आज पुरानी टीम के साथ हम खेले थे, जो पूरे एशिया कप में हम खेले थे, बस एक हार्दिक पांड्या के। राहुल शर्मा, अभी आपने देखा जो बात हम कर रहे थे, बल्कि हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नई जनरेशन है इसको क्रिकेट से बड़ा लगाव है, और हर आदमी, हर बच्चा ये चाहता है कि या तो अगर वो बच्चा है तो खुद आना चाहता है, और अगर कोई हम जैसा है तो वो चाहता है कि उसके बच्चे आए, जिस तरह से इसमें आए, क्रिकेट में वो अपना भविष्य आजमाएं। आज बहुत चीजें हो गई हैं। आपने और जो दीगर जिन टीमों को आप हल्का मानते थे, वहां पर अपने खिलाड़ियों को टेस्ट करके देख लिया, सबको देख लिया कौन कौन कर सकता है, उनको बिठा के भी देख लिया। अभी घायल की बात कर रहे थे हमारे अभिजीत ने, जिस तरह से बात उठाई कि घायल हो जाते हैं। एक तमीम का नाम आया था कि वो एक हाथ से जब देखने लगे कि लाइन लग गई, और उन्होंने आके मैच को एक तरह से एक मोड़ दे दिया। अगर देखें तो ये स्टैमिना कहें, एक डिटर्मिनेशन कहें, हौसला कहें, कैसे आप वो बच्चों में डेवलप करते हैं कि वो ये मान के चले कि भले ही चोट लग जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि पुराने जमाने में भी कई बार मैंने देखा, मुझे याद है मार्शल के उनके जमाने में, होल्डिंग के जमाने में भी था। एक बार प्रदीप जी को शायद याद होगा, जब भारत विश्व कप जीता था तो वेस्टइंडीज की टीम पूरे वर्ल्ड टूर पे निकली थी, और सलीम मलिक का हाथ तोड़ दिया था, बल्कि काजा टूट गया था, लेकिन वो एक हाथ से उन्होंने मैच को बचा लिया था, ड्रॉ कर लिया था। आपको याद होगा कानपुर के अंदर फिर एक मैच हुआ था जिसमें गावस्कर के चोट भी लगी थी, आपको याद होगा। और मुझे याद है एक अखबार ने हेडिंग लगाई थी, मार्शल इंपोज्ड मार्शल लॉ इन कानपुर, ऐसी भी हेडिंग होती थी। वो जमाना और था। लेकिन घायलों को, और जो नई जनरेशन हो कि अगर घायल भी हो जाए, वो उस डिटर्मिनेशन को बनाए रखें और मैच को बचा लें या उसमें मोड़ ले आए। ऐसे कोच बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आजकल क्रिकेट बहुत हो गई है, क्लब्स में क्रिकेट हो गई है, स्कूल्स में क्रिकेट हो गई है। तो स्कूल्स के कंपटीशन, जैसे कि मैं स्कूल के अंदर टीचर हूं, तो स्कूल के कंपटीशन में ही हम ये चीज बहुत ज्यादा आती है अंडर 12 के बच्चों में और अंडर 14 के बच्चों में, कि वो बच्चे इंजर्ड होने के बावजूद भी लगातार प्रैक्टिस पे आते हैं, और वो ये बोलते हैं कि सर अब मैं फिट हूं, मुझे आप चांस दीजिए, मुझे खिलाइए। और ड्यूरिंग मैच, अगर मैच के चलते हुए भी वो लोग चोटिल हो जाते हैं, तो अब ग्राउंड को नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि वो फील्डिंग करें, वो चाहते हैं कि वो बैटिंग भी करें, वो चाहते हैं कि वो बॉल भी डालें। तो ये जो भूख बढ़ गई है बच्चों के अंदर, ये चीज बताती है कि हाँ, वो वाकई ही चाहते हैं कि अपने आप को प्रूफ करें और किसी एक मुकाम को हासिल करें। प्रदीप जी, अभी जो लेटेस्ट स्कोर है 90 for 3 है, 20 ओवर्स हो चुके हैं। ये लेटेस्ट स्कोर मेरे स्क्रीन पे आ रहा है।
जो ये बता रहे हैं भूख, इसको अगर आप जुनून का नाम दें तो क्रिकेट क्या जुनून का पर्याय बन चुका है या जुनून का पर्याय क्रिकेट बन चुका है? थोड़ी सी कोचिंग अपने बच्चों को देता हूं और मैं भी यही बात कहता हूं कि सफल होने के लिए सिर्फ शौक जरूरी नहीं है, जुनून जरूरी है। आप जिस समय सुबह उठते हैं तो आपको बॉल दिखाई देनी चाहिए, आपको खाने में बॉल देखनी चाहिए, आपको सोने में बॉल देखनी चाहिए, आपको घर के हर कोने में पड़ोसी के और अपने शीशे तोड़ने में चाहिए। जी बिल्कुल, तो उसको कहते हैं जुनून। जब तक वो जुनून मतलब पार्क में हो, कहीं हो, आपको बॉल दिखनी चाहिए, बल्ला दिखना चाहिए, चाहे पड़ोसी के शीशे टूटे, बर्तन टूटे, कुछ हो, लेकिन अगर आपको हेलीकॉप्टर शॉट मारना है या कहीं ना कहीं पुराने जमाने को याद करना है, गावस्कर की और सचिन तेंदुलकर की पगडंडी पर चलना है, तो जुनून आपका लाना पड़ेगा। गोल्डी, जुनून कैसे भरते हो? जुनून बिना जुनून के तो किसी भी कोई भी गेम हो आप, लेकिन कोच हो आप कैसे भरते हो? क्या कोई इंजेक्शन लगाते हो, क्या करते हो? हालांकि इंजेक्शन का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर वो कौन सा होता है, वो डोपिंग वोपिंग में फंस जाते हैं, लेकिन कौन सा वो कैसे बूस्टअप करते हो? आज की जो जनरेशन है उनमें कुदरती जो है बोन ही जुनून से पैदा होता है। आजकल 4 साल या 5 साल के जो बच्चे हैं वही उनके पेरेंट्स बोलते हैं जी मेरा बेटा बैट लेके सोता है, ये तो बॉल लेके छोड़ता नहीं है। तो हर पेरेंट्स, क्योंकि अब जागरूक हो चुके हैं सब, तो हर पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बच्चा ग्राउंड में जाए। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं पहले हम बच्चों को बेसिक सिखाएं, उनका फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि फिजिकल अगर अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा बच्चे का, तो वो खेल में भी अच्छा चलेगा। फिजिकली फिटनेस पे अगर ध्यान देते हैं, मेन फिजिकली पे अगर चलें, तो उसके हिसाब से जुनून बच्चे के अंदर जब होगा, जब वो पूरे दिन ग्राउंड के अंदर, पहले तो वो स्कूल का इतना दबाव बच्चों के पास होता है। हमने मतलब आप चाहते हो कि पढ़ाई छोड़ दे? नहीं, पढ़ाई पहले जरूरी है, पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा खेलने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी गेम में आप खेलें। अगर आप खेल खेलते हैं तो उससे क्या है, आपका एनर्जी, माइंड आपका सेट रहता है बिल्कुल, और फुर्ती रहती है शरीर में, और बच्चा भी आपका खुश रहेगा और उसको बीमारियों से दूर रहेगा। अभिजीत, अभी जो लेटेस्ट स्कोर है 90 for 3 है, 21वां ओवर चल रहा है, हमें परेशान होने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि आज वादा करके आए हम, अपने दर्शकों से कहा है कि आप टेंशन फ्री रहिएगा। परेशानी तो नहीं, तो लेकिन जिस तरह से रोमांचक मुकाबले को देखने की नहीं, रोमांच तो दर्शक देखना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वो परेशानी से शायद बचना चाहते हैं। बिल्कुल, अब 4-5 ओवर पहले करा दो थोड़ा सा, क्योंकि अब वो छक्कों का लास्ट ओवर में छक्के चौके वाला जो है, थोड़ा सा लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं, या उसको भी देखना चाहते हो आप? लोग सोचते हैं, धोनी ऐसा नहीं सोचते हैं। धोनी मैच को बनाते हैं, वो अंत तक ले जाते हैं, और जब अंत में ताबड़तोड़ रन बनाते होते हैं तब धोनी का बल्ला चलना शुरू होता है। यानी मार्जिन लेके वो अपने झोली में ट्रॉफी को डालना चाहते हैं कि कुछ ओवर बचे रहें। बिल्कुल, कई ऐसे मैच, हमने कई ऐसे मुकाबले देखे होंगे जब धोनी शुरू में आराम से खेलते हैं, 30-40 की स्ट्राइक रेट होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है 60-70, उसके बाद वो स्ट्राइक रेट 100+ की हो जाती है लास्ट में, जब अभी 30.77 है। बिल्कुल, अभी उनकी स्ट्राइक रेट कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ से कार्तिक है, कार्तिक की 71.43 है, और वो कार्तिक को कहेंगे कि आप थोड़ा तेज खेलिए, मैं एक तरफ से विकेट को बचा के रखूंगा, और दूसरी तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी होगी, और धोनी एक तरफ से विकेट को बचा के रखेंगे, दूसरे तरफ के जो बल्लेबाज होंगे वो रन बनाएंगे, वो रिस्क लेंगे। धोनी बिल्कुल अभी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि धोनी के पास क्षमता है अंतिम तक जाकर मैच को। अच्छा, अभिजीत, एक सवाल बनता है, वो जब हम पहले क्रिकेट खेलते तो वहां लोग कहते थे कि लय बिगाड़ दी है, तो बॉलर्स की लय बिगाड़ने वाला अब मतलब सीन दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए धोनी जब शुरू में आए थे, जब हमने पहली बार धोनी को देखा था, तो जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते थे तीसरे नंबर पर आके, अभी भी उनका औसत देख लीजिए, तीसरे नंबर पे उनका औसत सबसे ज्यादा है। लेकिन हालांकि उन्होंने मैच नहीं खेले हैं, पर जिस तरह से वो छक्के लगाते थे, हम हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र कर रहे थे, जैसे जैसे धोनी की उम्र ढलती गई वो शॉट। एक लास्ट कमेंट सबसे मैं लेना चाहूंगा हमारे तीनों कोचेस। अभिजीत, आपका तो मैं कहूंगा, मैं दोबारा शायद अगर ना आ पाऊं तो आप नाराज मत होना, बाहर आके हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन राहुल शर्मा कोच के तौर पर अगर आप बात करें, नई टीम आप लोग बनाने के लिए रहते हैं, डीपीएस में जो बच्चे जाते हैं वो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी, सब कुछ होगा, लेकिन खेल भी अब जरूरी हो गया। क्या आपको लगता है कि कोई आप 1-2 प्लेयर ऐसा दे पाएंगे जो देश में नाम करे? क्योंकि आप खेलते थे तो आपको लगता था कि आप देश में नाम करेंगे, लेकिन शायद वहां आप नहीं पहुंच पाए। हालांकि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताया कि किन किन बड़े खिलाड़ियों के साथ आप खेल चुके हैं, एक लाइन में। दूसरी बात, क्या 1-2 ऐसा बच्चा आप दे पाएंगे जो देश में नाम करे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, 100% पूरी कोशिश रहेगी हमारी, और इसी चीज के लिए हम अब लगे हुए हैं। और दूसरा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं जूनियर इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूं, विराट कोहली हमारे कप्तान रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलता था। तो
बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हमारे है, को ठीक है। मैं चलूंगा प्रदीप जी, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस, आपके आगे की प्लानिंग और पुराना कोई ऐसा जो जिसको बताया जा सके, क्योंकि मेरे पास बार बार पीसीआर से सोनी साहब बोल रहे हैं कि वाइंड अप करो, जल्दी बता दें आप। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि क्रिकेट के धोनी वाले स्ट्रोक है या अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक है, ये सिखाए नहीं जाते जी। कोच केवल ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट सिखाता है जी, ठीक है। गोल्डी क्या बॉन्ड क्रिकेटर भी होते हैं, जैसे कह रहे हैं नेचुरल? बिल्कुल होते हैं। आप निखारने का काम करते हैं? बिल्कुल, हमारा काम तराशने का है और हम वो काम सभी कोच मिलकर ये काम करते रहेंगे। यही सच है। मैं फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एक तरह से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और दर्शकों से जो वादा हमने किया है वो बना रहे और ट्रॉफी लेकर जब हम सुबह को हमको लगेगा कि हमें पता लगेगा, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय टीम जीते। और यही सच है कि जब जिंदगी उलझनों से भर जाए, करप्शन से हम लोग परेशान हो जाए और हमको लगे कि हजारों करोड़ जिसमें जीरो की गिनती नहीं है, तो कम से कम 222 का स्कोर पार हमारी टीम कर ले और हम इससे एंजॉय कर लें, क्रिकेट एक तरह से एंजॉय का हमारा साधन बने और हम लोग टेंशन फ्री हो जाएं, यही सच है। मैं फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।